मैं पूरे होशोहवास में इस चीज को एडमिट करता हूं कि तुम जो सब भी मेरे बारे में जो सब भी बातें करते हो वो सब सही है। मैं उसके बावजूद भी ऐसा ही बना रहूंगा और इससे भी बुरा बनूंगा, तुम्हें इससे भी ज्यादा चुभूंगा, लेकिन मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं कोई अग्नि परीक्षा दूंगा। ठीक है, वो शरीफ लोग थे जिन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी, मैं झोंक देता हूं। मुझे कोई मांगेगा तो मैं कहूंगा जला ले, मैं दे दूंगा परीक्षा और उसी को उसी में झोंक दूंगा। तो इसलिए अब बात है मजे करने की कि मजा किस चीज में आता है। मैं गोवा ट्रैवल कर रहा था तो मेरा टूर मैनेजर चिल्ला रहा था, उस बेचारे को लगा कि मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही होगी लाइन में खड़े होने में, तो बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो मैंने उसको बोला तू चिल्ला क्यों रहा है? बोले जब हमने बैग चेक इन कर लिया, बैग टैग ले लिया, ड्रॉप करना तो इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा तेरा बैग कहाँ है? बोले मेरा तो जा चुका। मैंने कहा फिर तू किसके बैग के लिए चिल्ला रहा है? बोले आपके बैग के लिए। मैंने कहा मैंने तेरे को कहा? तो बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरी एक बात का जवाब दे, जीवन में सुख चाहिए कि मजे? तो बोला ऑफ कोर्स सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए। मैंने कहा मेरे से थोड़ा दूर खड़ा हो, मुझे सुख मिले ना मिले मजे चाहिए। मैं सुख में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मजों में नहीं कर सकता। मैंने कहा जितनी देर से तू चिल्ला रहा ना, उतनी देर से जितनी सुंदर लड़कियां एयरपोर्ट की वो घूर घूर के देख रही है गंदी नजरों से, तो सुख मिले ना मिले मजा जरूर खराब हो रहा है। तो मैंने कहा तो इसलिए मजे बहुत कीमती चीज है, क्योंकि जब जीवन के एक पड़ाव पे पहुंचते तो आपको पता लगता है जीवन सुख में होना हो, मजे याद रहते हैं। जब आप डेथ बेड पे रहोगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा मैं कितनी बार 5 स्टार में सोया था, ये याद रहेगा मैंने मजे कब कब लिए थे इस धरती पे। सुख याद नहीं रहेंगे, क्योंकि सुख तो उस बेड में भी बहुत है जो हॉस्पिटल में टी टा ऊपर नीचे होता है, रिमोट से खट खट बैल बजाओ, वो आती है भागती हुई नर्स। सुख तो है, मजे नहीं आते हॉस्पिटल में। इसीलिए तो आप हॉस्पिटल से नफरत करते हो। 5 स्टार होटल में इतना सुख नहीं देखा मैंने जीवन में, बैल बजाओ 2 मिनट में ये नहीं होता। लेकिन 5 स्टार में मजे आते हैं, फिर स्विमिंग पूल होता है, राइट। तो कुछ लोग जो ऐसे तर्क देते हैं उनके तर्क को मजे के लिए काट रहा हूं, ये सब मैंने इसलिए ग्राउंड बनाया। एक व्यक्ति मुझे पीछे मिला, बोला भाई प्रोडक्ट बेस का टाइम गया। मैंने कहा वहां जाके बैठ। तो बोला क्यों? मैंने कहा मुझे तेरा पता नहीं, अब मेरा तो प्रोडक्ट बेस का चल ही रहा है, तेरा पता नहीं। और अगर प्रोडक्ट बेस का टाइम जा चुका है तो यकीनन तू 2-4 महीने से तो नहाया नहीं होगा, तो तू बदबू बहुत मारेगा, खाया पिया भी नहीं होगा, तो हो सकता है ज़ॉम्बी बन गया मेरा ही खून पीना चालू कर दे। मैंने कहा तेरे से डर लग रहा है। और मैंने कहा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे तू प्रोडक्ट के लिए इतना नेगेटिव ना हो जाए कि तू दोबारा गुफाओं में चला जाए, वस्त्र ही काट ले, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट। डर लगता है मुझे इन लोगों से, मुझे उन लोगों से सही में डर लगता है जो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस का टाइम गया। क्यों? टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, स्वेट शर्ट एक प्रोडक्ट है, यहां तक कि कच्छा भी एक प्रोडक्ट है, और इन्हें प्रोडक्ट से नफरत है। मसाला एक प्रोडक्ट है, आपका नहाने का साबुन एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, और एक आदमी कह रहा मुझे 6 महीने से नफरत है। भाई तो थोड़ा दूर, क्योंकि कल कोई आदमी मुझे आके बोलेगा ऑक्सीजन का टाइम गया डागर के, तो फिर काहे पे जिए? पेट्रोल पे। अगर ऑक्सीजन का टाइम इस धरती से नहीं जा सकता तो उत्पाद का टाइम तो भाई साहब श्री राम जी के टाइम से अब तक नहीं गया है, और ना ये जाए। कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं जाती। कल स्कैम थे, आज स्कैम हैं, कल स्कैम रहेंगे। लेकिन वो जिस प्रकार के स्कैम कल थे वो आज नहीं है।
जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन जो उत्पाद टाइम थे वो तब थे, वो आज हैं और वो कल की अवतार तक भी रहेंगे। तुम अति समझदार होंगे लेकिन हम मूर्ख नहीं, और जो मूर्ख हैं वो इस सुर में सुर मिलाए जा रहे हैं। तो मुझे पीछे एक व्यक्ति ने कहा, सर ऐसी कंपनी खुलेंगी, लोग फिर बेवकूफ बनाए जाएंगे। तो मैंने उसे पलट के देखा और मैंने कहा, लोग बेवकूफ ही होते हैं जब तक समझदार बनाया ना जाए। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता, हम गलत धारणा में जी रहे हैं। यहां इस हॉल में बैठा एक भी व्यक्ति वो बताओ जो मां के पेट से समझदारी लेके आया था। बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते भाई, हम बहुत स्टूपिड होते हैं। हम इतने स्टूपिड होते हैं कि अपने ऊपर ही पेशाब कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पेशाब करना भी सिखाया जाता है। मैं गारंटी देता हूं अगर कोई ना सिखाए ना तो आदमी 40 साल की उम्र तक भी अपने ऊपर पेशाब करता रहेगा। हम इतने मूर्ख हैं। हमें जिस चीज में आगे बढ़ना होता है उस चीज की चेतना हासिल की जाती है, आती नहीं है। हम तो इस तरीके से एक्ट करते हैं ना, मुझे कोई बोलता है किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन है ही कहां, वॉश कहां से होगा? कितना ब्रेन लिए घूम रहे हैं। हमारा एक्सपोजर होता तो अच्छा बुरा पता लगता है। अगर इतना ही दिमाग है तो 99% लोग गलत बीवी लिए घूम रहे हैं और 99% बीवी का गलत हस्बैंड लिए घूम रही है। और मेरे से पहले मेरा एक कथन गौरव चौहान जी सत्य करके गए कि अपनी बीवी से सब दुखी है, पराया से सब खुश है। कितना मूर्ख है इंसान, 150 करोड़ जिन औरतों से खुश रह सकता था उसके बावजूद वो जिंदगी से दुखी है। तो ऐसे लोग अगर किसी स्कैम का हिस्सा बन भी जाएं तो मुझे उनकी प्रति ना तो गुस्सा आता है, ना गलानी आती है, ना दया आती है। मैं ये मानता हूं बेवकूफ की जेब में पैसा लूटने के लिए ही आता है। समझदार लोग ही उसको बढ़ा सकते हैं, बेवकूफ तो लुटा देते हैं। बेवकूफ या तो उसको लुटा देगा जुए में, नहीं तो बेवकूफ उसे लुटा देगा औरतों पे, नहीं तो शराब पे, नहीं तो कहीं। बेवकूफ की जेब का पैसा उसका काल होता है। केवल समझदार व्यक्ति को ही इस पावर को रखने का अधिकार है। मूर्ख आदमी तो पैसे के कारण मरते भी हैं, आप लोग बहुतों को पता होगा। मूर्ख आदमी पैसे की ऐसे रोटेशन करते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं। अभी एक न्यूज है परसों की, एटा की न्यूज है, पता नहीं यूपी वालों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, एटा की न्यूज है। एक 18 साल के लड़के ने अपने फादर को मैसेज किया व्हाट्सएप, आई एम सॉरी पिताश्री, मैंने 15 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डुबो दिए, और ये कह के उसने सुसाइड कमिट कर लिया। इसका काल का एक्चुअली कारण ढूंढेंगे तो क्या है? पैसा। ना इसके पास 15 लाख होते, ना ये स्टॉक मार्केट जाता, ना वो डूबता, ना ये मरता। लोग बोलते हैं ना पैसा होना अच्छी चीज है। मैंने कितनों को पैसे की वजह से मरते देखा कि उनके पास था इसलिए मर गए। कोई इसलिए मर जाता है, गुलशन कुमार इस भारत का फेमस हत्याकांड, क्या वो जूस की दुकान चलाता तो गोलियों से मारा जाता? किसने मारा उसको? पैसे। क्योंकि उस पैसे ने बहुत सारे मूर्खों को उसकी तरफ ललायत कर दिया। राइट? तो मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं उसका आप लोगों को संदर्भ बताऊंगा। मेरा ये मानना है हम लोग जितने इस अप्रोच से बचेंगे, मैं एक आईपीएस से एक बार मिलना हुआ मेरा, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते। उन दिनों मेरे अंदर शायद भगत सिंह जी की आत्मा आई हुई थी, तो मैं इस इंडस्ट्री का क्रांतिकारी बना हुआ था। भूपेन भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमने 4 कंपनियों के खिलाफ एक एडवोकेट से ड्राफ्ट बना के पीएमओ में, डीजीपी को, सीएम को, रिस्पेक्टिव एरिया में जहां वो कंपनियां चल रही थी उनको बंद कराने के लिए अथक प्रयास कर डाले। इतनी बार फाइल, इतनी बार आरटीआई कि हमें याद है कि पीएमओ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीएम ऑफिस में फोन गया कि साली ये फाइल इतनी बार आ चुकी से जल्दी निपटा। सीएम ऑफिस से डीजीपी को फोन गया कि इस फाइल को निपटा। डीजीपी ने आगे आईजी को फोन किया शहर के
कि इस फाइल के लिए बार बार फॉलोअप आ रहे हैं इन लोगों का, ये जो भी लोग है स्कैमस्टर, इनको निपटा। फाइनली आईजी ने, आईपीएस रैंक के व्यक्ति ने, ये बहुत क्रूशियल, बहुत ही जबरदस्त लर्निंग दे रहा हूं, अगर आप लोगों के दिमाग में गई तो इसके बाद आप लोगों को दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो हम सुबह सुबह तैयार होके, रेडी होके, अचीवर की फीलिंग लेके कि एक आईजी ने हमें बुलाया है और इंडस्ट्री में अब 4 गलत कंपनियों का सफाया कर देंगे, उसके बाद दुनिया जान जाएगी कि हम किस लेवल के क्रांतिकारी हैं, ये लेके हम उन आईजी साहब के पास पहुंचे। आईजी साहब ने बाकायदा बड़ी इज्जत से बात करी, सारी डिटेल ली, सब कुछ करा, इतनी मोटी हमारी फाइल थी, सब कुछ प्रूफ के साथ सबमिट किया था। तो आईजी साहब ने कहा कि आप लोग कौन हो, हमारा पूरा परिचय हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पीए को बोला, क्योंकि पीए को बैठाया था, 3 घंटे बैठे हम उसके साथ। उसने कहा तू सब समझ, मेरे को ब्रीफ करियो। आईपीएस लोगों के पास टाइम कम होता है। उसने सब समझा तो उसने बोला बड़ा ब्रीफ बता। तो उसने बोला सर ये फाइल है, ये XYZ कंपनी है, ये 2000 करोड़ का स्कैम कर चुकी है। उसने गुड, केस पुट अप कर दे, वहां रख, इस पे काम करेंगे, एक्शन लेंगे। फिर दूसरा रखा तो वो भी था 200-300 करोड़ का, तो उन्होंने कहा इसको भी रख साइड में, एक्शन करेंगे। तीसरा रखा, वो भी 500-700 करोड़ का था, तो उसने कहा इस पे भी एक्शन करेंगे। चौथी फाइल थी तो हमने कहा ये 20 करोड़ का है, कह रहे इस पर बाद में देखेंगे, इसे साइड में रख लो। तो हमने कहा सर सेम मोड ऑफ ऑपरेंडी है, सेम प्लान है, सेम सब चीजें हैं, इस पे भी लगे हाथ, एक्शन कर दो। तो उन्होंने कहा छोड़ो, इतनी फोर्स भी नहीं है और ये भी नहीं, इसको छोड़ो। तो हमने कहा नहीं सर एक्शन ले दो, प्लीज ले दो। तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब कुछ नहीं चला ना, तो जो मिडिल क्लास का दाव होता, क्योंकि मैं तो आया हूं मिडिल क्लास से, वो फीलिंग भी है, वो एहसास भी है, और मैंने कहा ना हम पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। उस दिन तक मैं भी था, आज भी हूं, इस विषय में समझदार हो गया उस दिन के बाद। तो मैंने हुकुम का इक्का निकाला और आईजी की टेबल पे फेंका। मैंने कहा सर जब तक आप इस पे एक्शन लोगे, अगर ये कंपनी 4 महीने और चली गई, बहुत से मासूम लोगों का पैसा डूब जाएगा। अब आईजी ने कहा, बोला आदमी तो सर आप पढ़े लिखे लगते हो, फिर ऐसे मूर्खों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा सर इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूं, आम आदमी का पैसा बचा रहा हूं। तो उन्होंने कहा मैं इस कुर्सी पर मूर्खों का पैसा बचाने के लिए नहीं बैठा, कि जो मूर्ख यहां पे निवेश कर रहे हैं उनका पैसा मैं बचाऊंगा, ना मैं उनका वापसी दिलाने के लिए बैठा। अगर मूर्ख का पैसा मरता तो मरने दो, क्योंकि अगर आज मूर्ख ने कहीं पर पैसा लगाया है, अगर उसका पैसा हमने निकाल के वापसी उसको दे दिया, वो मूर्ख कल फिर जाके मूर्खता करेगा। बोले मूर्खों का काम है अपनी मेहनत करे, हड्डी पसली तुड़वाए, फिर ऐसे गधों के चक्करों में आए, रातों रात पैसा कमाने की सोचे, उन पे इन्वेस्ट कर दे और अपना पैसा गवा दे। और इस काम में बोला डॉक्टर साहब बैठे हो, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, इसलिए बता रहा हूं, वो भी खुश है और हम भी खुश। मूर्खों की जेब से पैसा चले ही जाना चाहिए, ऐसी ताकत होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बंदर के हाथ में बंदूक अच्छी चीज नहीं है, भले ही आ गई, अगर निकलती है निकल नहीं। तो उन्होंने बोला आपकी जो सोच है ना कि मासूमों का पैसा बचे, बोले इनमें से कोई भी मासूम नहीं है जो जुआ खेल रहा है। बोले आपने जाके पेमेंट क्यों नहीं लगाई, या बहुत तेज तर्रार आदमी हो। मैंने आप पागल तो नहीं ना सर, 2-5% के रिटर्न अगर आने लग गए समाज के अंदर पैसे के ऊपर, तो पता भी है पैसा कैसे बिल्ड हो जाएगा। तो उसने कहा आपके पास इतनी अकल है, तो जिसके पास ये अकल नहीं है वही तो मूर्ख होगा। तो उनका मरने दो पैसा। बोले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला उसके बावजूद भी देख रहे हैं मूर्ख सुधरते नहीं है। और यकीन मानिए मेरा लास्ट डे था, उसके बाद मुझे कभी भी कोई भी बात पता लगी, कान बंद करके आंख बंद करके सोता रहा। मैंने कहा मुझे अपने काम पे फोकस करना है। इस आदमी ने मुझे लाइफ लॉन्ग क्लैरिटी दे दी। स्कैम बने रहेंगे क्यों? क्योंकि मूर्ख है। मूर्ख पुलिस कंप्लेंट करते रहेंगे, पैसा सरकार में जमा होता रहेगा, वो चिल्लाते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये कभी नहीं रुकेगा। इसमें कुछ लोगों का करियर बर्बाद होगा, कुछ की जान जाती है, कुछ को मानसिक परेशानी आती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकिल है, चलती रहेगी।
मेरी दरख्वास्त बस इतनी है कि आज लास्ट सेशन और लास्ट बात होनी चाहिए। क्या करना है इन लोगों को और क्यों ही जिक्र करना है इनका? अगर मैं तो बस एक बात बोल रहा हूं और सार्वजनिक बोल रहा हूं, अगर तुम सच में उतना पैसा कमा रहे हो जितना कि तुम कह रहे हो, तो दार्जिलिंग के प्रोडक्ट खा के साबित करो। अगर तुम अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट जो दार्जिलिंग प्रोवाइड करती है, अगर उससे नहा नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, लगा नहीं सकते हो, तो क्या खाक पैसा कमा रहे हो झूठो? फिर पब्लिक को खाना बंद करो। सिंपल है, कमा रहे हो तो दिखाओ, पर ऐसे मत दिखाओ मैंने चेक ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये कोई भी ले लेता है। हमारे प्रोडक्ट से नहा के दिखाओ, तब हमारे लग्जरी इस्तेमाल करते हो। हमारे मसाले खा के बताओ लगातार, हमारा प्रोटीन डायरेक्टली पी के बताओ। अगर तुमने 4 साल हमारे प्रोडक्ट शिद्दत से खा पी लिए, तो हम यकीन कर लेंगे कि तुम कमा रहे थे। नहीं तो भूपेन भाई के शब्दों में एमएलएम बातों का बाजार है, सारे तरीके की होती है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक प्रदीप जी ने बोला था शायद, या सचिन जी ने, कि J&K से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। गलत न्यूज सर। अभी तो हमारा सारी जगह जा रहा है, वर्ल्ड में भी जा रहा है, तो जर्मनी भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, यूएस भी जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तो हमारा पहले साल के पहले महीने ही चला गया था। अब तो भूदेव चौधरी जी नहीं होंगे यहाँ पे, उनके थ्रू जर्मनी मेरे ख्याल से महीने की 2-4 लाख की सेल जाती है। हाँ, परसों भी मेरे पास मोबाइल में पड़ा हुआ है कि जर्मनी में माल जाना, सर उसका एक बिल कटवा दो, तो वो होता है। दूसरा, मानिक जी ने, किसी ने बोला, मुझे याद नहीं, मैंने पॉइंट लिख लिए थे, कि 6 साल पहले लोगों ने कहा केमिकल फ्री की कहानी सुना रहे हैं, तो हमने कहा था 2025 तक जाते जाते कहानी सब सुनाएंगे। आज मुझे इस बात का गर्व है कि ये कहानी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुनाते हैं। yes. 2018 में एक कहानी मैं ही लिख रहा था, मैं ही कह रहा था, मैं ही सुना रहा था, और कुछ टाइम तक मैं ही सुन भी रहा था। तो वक्ता भी मैं था, श्रोता भी मैं था, लेखक भी मैं था। वो भाटिया जी ने कहा था, आज अच्छा लगता है। मोदी जी भी सेम बात बोलते हैं, गजल अलग भी सेम बात बोलती है, आज मजा आता है, डॉल भी सेम बात बोलती है। तो मैं अब कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं उनको बताता हूँ आजकल केमिकल फ्री सुना है, तो कहते हैं हाँ आजकल बहुत हो गया। मैंने कहा पता नहीं कैसे 2018 में भी तो मैंने ये सुना था, ये क्यों करा? तो मैं ऐसे नया क्वेश्चन सुनता था, मैंने कई ट्रेनिंग में जिक्र करा, लोग बोलते थे आपके इतने ही अच्छे प्रोडक्ट है तो एमएलएम में क्यों? तो मैंने कहा वो संविधान बताओ जहां लिखा घटिया होगा तो ही एमएलएम करनी है। हाँ, इंडस्ट्री तो मानती है सर, आप ही ने किया, खुद ही बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, वो संविधान नहीं था, हमारे सब करीब हो रहे थे, आज तक भी वही कर रहे हैं। 5 साल लगे उनकी सोच को बदलने में। तो आज हमारा प्रोडक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है, और जहां तक कॉपी करने की बात है, करनी भी चाहिए। बिल्कुल। बड़े कॉन्सेप्ट्स की, स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की कॉपी होती है, हमारी बहुत सारी चीजों की हुई। अभी पीछे मेरे ऊपर इंडस्ट्री का एलिगेशन लगा, मैं तो बेवकूफ आदमी, स्टेज पे आके सब बातें कर देता हूँ। मेरे ऊपर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एलिगेशन लगा। अभी लाइफ जाए तो चाहे, मेरी दोस्ती टूटे तो टूटे, भाड़ में। एक आदमी ने अपनी मीटिंग में बोल दिया हमारे प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक फ्रीज ड्राइड पाउडर डले हुए हैं। साला वो भी 15 फोन आ गए मेरे पास, आप ही नहीं सिखाया होगा इसको। तो मैंने कहा सारे थोड़ी ना मैं सिखा रहा हूँ, कुछ तो सीख भी रहे होंगे। बोले नहीं, आपकी बात तो होती है। बोले अगर आप ना सिखाओ, मैं गारंटी देता हूँ आदमी जिंदगी में एक साथ एक लाइन में ऑर्गेनिक फ्रीज ड्राइड पाउडर ही नहीं बोल सकता। तो मेरे को मत बोला करो बातें, मुझे पचती नहीं है। मुझे कल एक बंदे का मैसेज आया था, खुफिया मैसेज, वो पुरानी फिल्मों की तरह है। बोले सर एक शर्त, अगर मेरा नाम ना लो तो मैं आपको बताऊं आपकी कंपनी की रेपुटेशन हिलने वाली है, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मत बता,
तो बोले क्यों? मैंने कहा तू बता देगा, मेरे पेट में बात नहीं पचती, पहले ही बहुत कुछ है, मैं बोल दूंगा जाके। मैंने कहा तेरे ही नाम से उठूंगा, ये ध्यान रखिए। मैंने कहा बाकी तुझे मेरी कंपनी की रेपुटेशन की चिंता है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातें मैं सुनता ही नहीं। आज से कल सब लोग को बेचारा वो खुफिया, मेरे को ही डर हो गया कहीं वो आदमी तो नहीं है जिसको लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हो। और वो पुलिस वाले को फोन करता था, सर मेरे पास एक सबूत आपके लिए आधे घंटे में मिली है मुझे वहां पे, तो मैं जाऊंगा लाश पड़ी और मेरे अरेस्ट हो जाए। मैं नहीं मिल रहा भाई, तेरे समझ आ। ऐसा माहौल बना देते ना कुछ नेटवर्कर, उन्हें लगता है मैं इंस्पेक्टर विजय हूं और शाकाल के गिरोह से आया। पागल है क्या? मैं इतना नहीं सोचता। वो जो मेरा भाई चिंता कर रहा था, उसके लिए मैं एक बात बताता हूं। मैं दिल्ली से हूं, नजफगढ़ से आता हूं, मलिकपुर गांव है, दादा की छोड़ी 10 एकड़ जमीन है दिल्ली में, 5 मकान है, सारे लीडर भी भाग गए तो भी मस्त जिंदगी कटेगी। मैं इतना नहीं सोचता भाई। मैं तो ये भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मिशन बढ़िया लगा। पहली बार जब प्रकृति ने मुझे बताया, मैंने कहा मजा ही आ गया, इस जिंदगी को जीने का महत्व मिल गया, लग जाओ। फिर मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए, भूपेंद्र जी मिल गए, नरेंद्र जी मिल गए, डॉक्टर आशीष भी मिले, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। गौरव चौहान जी मिले, मानिक जी मिले, सब लोग मिले, सब अच्छे लोग मिले मुझे। जब ये सब अच्छे लोग मिले ना, तो मैंने कहा तो कर दूंगा मैं काम, ये मजे ले लेके भी कर दूंगा मैं। और ये यकीन मानना है मैं काम कब तक कर रहा हूं? जब तक मजा आ। वो बेवकूफ अगर मुझे ऐसे जासूसों के फोन आने, मुझे नहीं कर रहा। तुम ढूंढो अपने इंस्पेक्टर विजय, बहुत है इस इंडस्ट्री में, सारे अंडे इंस्पेक्टर विजय हैं। सर आपको आपके नेटवर्क की कुछ सूचना दूं? मेरे पास कुछ दस्तावेज है जो साबित कर सकते हैं कि आपके साथ धोखेबाजी हो रही है। क्या बात करते हो? अगर आपको सबूत चाहिए तो मिलिए रात 10 बजे मेरे को खेड़े नाका पे, मैं वहां पे आऊंगा और आप लाइटें जलाना, मैं आगे से अबे चल पा मेरे को नहीं चाहिए सर। मैं हिंदी बोलूंगा लगता हूँ, मिथुन का मतलब मैं नहीं हूँ। मैं ना मस्त जिंदगी जीता हूँ। चिल्ड। कोई जाता है आता है, टेंशन नहीं होती भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग का टॉपर था, उससे पहले भी टॉप किया है, दादा के नाम की जमीन भी बची हुई है अभी। मैं कर लूं टेंशन? और शौक भी नहीं है मेरे, दारू मैं नहीं पीता, बैंकॉक जिंदगी में एक बार भी नहीं गया। मैं तो पता नहीं कितनी बार जाऊंगा, आज तक की बात कर। महंगे कपड़ों का भी शौकीन नहीं हूं, ठीक है, जैसा भी हूं रह लेता हूं। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। वो फ्री है मेरा। हरीश का हेल्थ बस खुलवा दिया, गोभी पाजी की चाप चलती है, जिसके बाद ज्यादा भाई भाई करके खाई होंगे, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, ये बात मैंने किस लिए बताई? ये जो लोग है ना, ये जो टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, ये आ गया वो चला गया, ये जीवन है। वो बेवकूफ मुझे बता रहा था, झूठ भी है, मुझे ये भी पता है। वो बेवकूफ मुझे बता रहा है आपकी कंपनी से कोई लीडर चला जाएगा। मेरी दुनिया से मेरी नानी चली। बेवकूफ आदमी जिसको सबसे ज्यादा प्यार जिस आदमी ने मुझे करा इस धरती से, वो चला गया, तो मुझे बाकी चीजों से डरा रहा? गधा है क्या? ये चलन पता मुझे, इस दुनिया में जो आया है जाए। इस कंपनी में करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे। अगर इस आने और जाने से दिल लगा के अगर एक आदमी नेटवर्क करने उतरेगा या बिजनेस करने उतरेगा, तो बहुत सारे घाव ले लेगा, व्यापार नहीं कर पाएगा। बोलते हैं ना, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती बिजनेस में। इमोशनल आदमी ही केवल व्यापार करता है, ये आज बता रहा हूं। लेकिन एक्टिव इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। आप हर चीज से जुड़ोगे ना। अगर आज मैं जुड़ गया कि ये कुर्सी थी, मैंने इस पर बैठ के 10 साल धंधा किया और ये कुर्सी आज जा रही है, तो नई अच्छी कुर्सी कभी नहीं आएगी। सचिन त्यागी जी की अपलाइन गई। आज मूड में हूं, रात भी है, अंकुश ने कहा था दस्तूर भी है। जबरदस्ती बनाएंगे अपलाइन। अरे नहीं, अरे उस आदमी की सदियों तक कोई जरूरत भी नहीं, इसलिए बोल रही है। और वो मेरा तो नजरिया जानते हैं उनके प्रति, वो भाड़ में जाने वाला नजरिया है। ठीक है, वो जब
गए, हमने अपने कंपनी का चेहरा बनाया था, कंपनी का चेहरा। और ऐसा भी नहीं था हमारे उनके साथ इमोशन नहीं जुड़े थे, इसलिए आज घटिया भी बोल रहा हूँ। मैं बहुत कमों को बोलता हूँ, लेकिन उनको मैं इज्जत देता हूँ, घटिया ही हो। तो जब वो गए, जो तो जिस दिन मुझे पता था कि आज दोपहर तक इनकी न्यूज आ जाएगी गुजर जाने की, स्वर्गवास की, तो मैंने उस दिन बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट से राजमा चावल ऑर्डर करे हुए, और पुष्पा मूवी ओटीटी पे आई थी, मैंने वो लगा रखी थी। तो मुझे भूपेंद्र जी का फोन आया, बोले एक बात बतानी है। तो ऐसे ऐसे मेरे हाथ में यहाँ चम्मच थी, मुझे आज भी याद है, ऐसे फोन था। तो मैंने कहा स्वर्ग सिधार गया वो, कह रहे हाँ। तो मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने देखा टीवी फिल्म, मैंने कहा थोड़ी देर में बात करूंगा भाई। उसके बाद मैंने मस्त राजमा चावल खाया, बढ़िया फिल्म देखी। उसके बाद मुझे याद आया, ओ कहीं भूपेंद्र जी का दिल में टूट रखा, उनको फोन कर दे। तो मैंने भूपेंद्र जी को फोन करा, तो मैंने कहा आपका दिल तो नहीं टूटा? कह रहे नहीं यार, थोड़ा बुरा तो लगा ही है। मैंने कहा खैर तुम्हें तो लगना भी चाहिए, तुम्हारे कर्म भी ऐसे। फिर मैंने 10 मिनट भूपेंद्र जी से मजे लिए, जो आदत है। फिर मैंने उस आदमी को फोन करा, फिर उसने बोला जितन भाई सॉरी, ऐसे बात कर। मुझे बताना नहीं था, पर मजे लूंगा मैं, मेरी तो बोले जितन भाई सॉरी सॉरी। मैंने कहा सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, मुझे एक बात बोलनी थी। क्या? मैंने कहा जीवन में कुछ लोग घटिया होते हैं, और कुछ घटिया बनती होती है, जो जिसको छू दे वो घटिया हो जाता है। मैंने कहा तुम वो घटिया बनती हो भाई, और कुछ कहना ही नहीं। मेरे दिल में एक बात आ रही थी, वो तो मुझे कहनी थी, मैंने कह दी। उसके बाद उनकी महान नामलाइन थे त्यागी जी। ऐसे टाइम पे अमूमन राजनीतिक साजिशें की जाती हैं बाकी कंपनियों में। तो भूपेन भाई ने कहा, उस टाइम त्यागी जी मेरे ज्यादा टच में रहते थे, आज तो ऐसा नहीं है। तो उनकी 2 कर्मठ डाउनलाइन थे। तो भूपेन भाई ने कहा एक बार उनसे फोन कर लो, या तो जाके मिल लो या बुला लेते हैं, एटलीस्ट उनको अपडेट होनी चाहिए। मैंने कहा फालतू पर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, फोन पे बता देंगे, वो भी जाएंगे तो जाएंगे, रहेंगे तो रहेंगे, बाद में जाएंगे। ये मैं इनके मुंह पे बता रहा हूँ। तो मैंने त्यागी जी को फोन करा, मेरे को ही बोला था आपने। मैंने त्यागी जी को फोन करा, भूपेन भाई ने मुझे कहता है तो जाके मिलना है, बुला के मिलना। मैंने कहा इतना नहीं, टेंशन नहीं चाहिए, 10 किले हैं, सेट है अपनी जिंदगी। दिल्ली में 10 एकड़ जमीन भाई साहब बहुत होती है, वो भी आर जोन के पास है, द्वारका सेक्टर 36 ये भी बता रहा। मैंने त्यागी जी को फोन करा, मैंने कहा न्यूज है। बोले क्या? मैं तुम्हारी अपलाइन तो सिधार, तुम्हें करना है कि जाना है, ये बता देना कल सुबह तक भाई। तो उन्होंने कहा हमें तो करना ही है। मैंने बहुत बढ़िया बात है, जयराम जी की। फिर मैंने दूसरी को करा, सेम बात उसको बोल दी। उसने कहा हमें भी यही करना है तक। फिर मैंने भूपेंद्र जी को फोन करा, मैंने कहा तुम्हें रोना पीटना करना है तो कर लो, आदमी तो हमारे साथ ही अकेला ही गया बेचारा स्वर्ग के। स्वर्ग कोई किसी को साथ लेके नहीं जाता वैसे, राइट? तो ये सब नेगेटिविटी जो आम आदमी हमारे ऊपर डालते हैं ना, नेटवर्क में काल है। ये धंधा लोगों के आने और जाने से चलता है। सर यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ प्लीज। मेरी लाइफ में ये इवेंट एक्चुअली इसलिए फर्क नहीं डाला कि मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी सर की। माइक मेरा ही ले लो सर, अब तो मैं बोलूंगा नहीं जब तक आप बोलोगे। एक्चुअली ये इंसिडेंट मेरी लाइफ पे क्यों असर नहीं डाल पाया, इसकी वजह थी बहुत बड़ी कि मैं एक ट्रेनिंग की थी टाइगर सर ने ऑफिस के अंदर। उस ट्रेनिंग का नाम था स्पार्टन, राइट? और मैं आपको बताऊं कि वो मेरे दिल पे बहुत गहरी छाप छोड़ी थी उस ट्रेनिंग में। और उसके बाद मेरे पे इन सब चीज़ों का फर्क पड़ना बंद हो गया था एक्चुअली, राइट ना? मुझे फैक्ट्स पता चले थे। तो मैं क्यों इसलिए बार बार ट्रेनिंग के बारे में बोलता हूँ। मेरी लाइफ में 2 ट्रेनिंग ऐसी हैं, एक स्पार्टन जो सर ने ऑफिस में किया था, एक ट्रेनिंग किया था इन्होंने हरिद्वार के अंदर, जिसका लगभग 8-10 हज़ार का टिकट था, राइट? और सर ने बोला था कि वो मतलब मेरे को तो चाहिए ही कम लोग, ये तो ज़्यादा हो रहे हैं अभी, मतलब सर ने तब भी यही बोला था। तो एक्चुअली ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है अगर आप ट्रेनिंग लेते हो,
ढंग से, राइट, अगर आप सीखते हो तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। और ये सब चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं अंदर से काम करने के लिए। तो शायद वही ताकत थी कि उस टाइम मेरे अपलाइन चले गए, कुछ दिन के बाद मेरे डाउनलाइन चले गए जिनको हमने प्रमोट किया उनको भी मैंने प्रमोट किया था एक्चुअली। पूरी लाइन ये है, इनकी अपलाइन चली गई, फिर इनकी डाउनलाइन चली गई, फिर जाके साली सक्सेस आ पाई। एग्जैक्टली घेरे पड़े थे। इस बात को कंप्लीट करूंगा त्यागी जी की बात पे कि याद आई, जिंदगी भर याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में कहानी बहुत हौसला देगी। एक बार बहुत बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, एक छोटे से घर के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए थे। बिजली उस घर तक बार बार आती थी, लोड जाती थी, बार बार आती थी, लोड जाती थी। तो उन दोस्तों ने कहा कि देखो किसी की मौत तो आई हुई है, चारों मरे, इससे बढ़िया एक काम करते हैं, बारी बारी बाहर जाएंगे, जिसकी आई है वो आ जाएगी, बाकी 3 तो बच जाएंगे। बंदा नंबर 1 गया, डरते डरते बाहर गया, बिजली घर तक आई, बिजली लौट गई, उसने मैं तो नहीं। फिर नंबर 2 गया, फिर नंबर 3 गया, अब फाइनल हो गया। नंबर 4 गले वले मिला, आंसू आंसू बहाए, अपनी घरवाली को फोन किया, वीडियो कॉल करी, बोला भाई आज आखिरी दिन है, बस जो कहना सुनना कर ले। तो उसने बोला बस मैं एक चीज चाहती हूँ, जब ये सब हो तो वीडियो कॉल पे रही हो, मैं तेरे को अंतिम बार देखना चाहती हूँ। तो वो आगे फोन करके व्हाट्सएप कॉलिंग करके बाहर निकल गया, रो रहा था, पीट रहा था, पीछे बैकग्राउंड में एकदम से बिजली गिरी, तीनों खाक हो गए। तो इस एक की वजह से वो 3 बचे हुए थे। तो वो सक्सेस त्यागी जी की जिंदगी तक आती थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। फिर उन्होंने बड़ी मंदिर गए, हाथ पैर जोड़े, भगवान के दिए जलाए, फिर जाके भगवान की कृपा हुई। उस कृपा के बाद इनकी अपलाइन गई, फिर डाउनलाइन गई, फिर सक्सेस आई। फिर मैंने त्यागी जी से पूछा ये सब आपको कैसे पता लगा? बोले मैं निर्मल पापा के पास गया था, तो मैंने कहा प्रभु ये मेरी अपलाइन है, ये मेरी डाउनलाइन है। निर्मल बाबा ने कहा भक्त कृपा यही रुकी हुई है, इन दोनों के आइडिया करवा दो। कहने का मतलब मेरा यह है, जो आपके चार्ट में है जरूरी नहीं है वो आपको सक्सेस दिला ही देगा। हो सकता है वो वही हो जिसके कारण बिजली घर में आके लौट गए। तो अगर कुछ जाते हो तो जाने दो, बल्कि जिस दिन वो जाए उस रात पार्टी होनी चाहिए, जैसे हम करते हैं हर बार। अब मेरा भूपेश जी का, नरेंद्र जी का रूटीन है, जब भी कोई ढंग का आदमी जाएगा हम पार्टी करेंगे, और उसको भी पार्टी देते हैं फेयरवेल, अगर कोई ढंग का आदमी हो तो बता के जाए तो। अब ऐसा मौका नहीं आएगा। मौके तो आते रहेंगे सर, अब 8-9 महीने से नहीं आया, लेकिन मौके तो आते रहेंगे, नहीं तो हम क्रिएट करेंगे मिलकर। तो हटाएंगे, जबरदस्ती बकाएंगे। इंडस्ट्री में इतने शरीफ लोग काम नहीं करने चाहिए, राइट? तो ये सब चलता रहेगा। और ये बातें भी मैंने आज इसलिए कही हैं क्योंकि जो बातें मैंने बोली है, जो ये हमारा वर्किंग का तरीका है कि पैनिक लेस वर्किंग करो, जैसे प्रदीप जी ने कहा 4 साल से शांति है थोड़ी, पैनिक लेस वर्किंग करो। अभी तो नेटवर्किंग के दिग्गजों को ये चिंता बहुत हो रही है कि क्लोजिंग वाले दिन भी दारू के लीडर हंस रहे होते हैं। ये भी एक चिंता का विषय जो मेरे सामने कई बार आया। आपका लीडर को तो कोई टेंशन ही नहीं होती, क्लोजिंग वाले दिन भी फोन का ही कर रहे होते हैं। मैंने कहा हमारे तो यहाँ 30 दिन निकम्मे हैं भाई, हमारे यहाँ 30 दिन ही कर रहे हो तो कुछ कर ही नहीं रहता हमारे यहाँ का आदमी, क्योंकि हमारे काम तो प्रोडक्ट कर लेता है। हमारे यहाँ आंसू बहाने से सेल नहीं आती, उमराव जान बनने से सेल नहीं आती, हमारे यहाँ आई जाती है। हम तो प्राउडली ले आते हैं, क्योंकि यही हमने वचन दिया था कि गौरवशाली नेटवर्क की स्थापना करेंगे, कर दी। जब 30वें दिन 31वें दिन आदमी हंस रहा है, इससे ज्यादा गौरवशाली बोले सेल्स के व्यक्ति की लाइफ में कहाँ है? ये सबसे गौरवशाली वक्त है। नहीं तो 30-31 के डेट में जो लोग सेल्स में पर उनके चेहरे देखो, उस दिन और अगले दिन दोनों पहचान में नहीं आते सेम आदमी। हाँ, काले विजेंद्र जानते हैं, ट्रेडिशनल मैसेज का काम किया, राइट? तो हमने उनसे बहुत सारी चीज कॉपी करवाई है। आज मैं वहां बैठा बैठा देख रहा था तो मुझे स्टेज बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि हमने पीछे अपडेट किया तो बड़े अच्छे कलर चूज किए, नीला पीला।
तो मैं आज रात जाके भूपेन भाई को बोलता, मैंने जाके स्टेज से ही बोल दूंगा, सारों को बोल दूंगा, बाकी मेरी बात तो याद रहेगी, कहा था हम ये रंग तक कॉपी करवाएंगे, ये भी लिख के रखना। ये नीले और पीले ना कर दी ना, मैं पूरी इंडस्ट्री का नाम बदल देना। अभी पीछे 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की 7 अच्छी कंपनियों ने, दिग्गज कंपनियों ने टी-शर्टें लॉन्च कर। समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, हमारी कॉपी 5 साल तक वो लोग मेरे फॉलोअप लेते रहे। इनका डायरेक्टर जहां देखो टी शर्ट पहन के पहुंच जाता है, इनका डायरेक्टर जहां देखो टी शर्ट पहन के पहुंच जाता है। पहले तो मैं अकेला पहन रहा था। 5 साल में 40 लाख को बना दी। और ये शुक्र मनाओ मैं फिर भी अच्छा आदमी, टोपी नहीं पहनी मैंने, वरना मैं वो भी पहना देता। तो टी शर्टें कॉपी करिए, रंग भी कॉपी करोगे, सब कॉपी होगा। काम ही करा, मैं अच्छा काम करा, हमारे लोगों को भी कॉपी करेंगे। हमारे लीडर्स आज स्टेज पे बेहतरीन बोले, किसी ने भी एक फालतू बात नहीं करी, जबरदस्ती की मोटिवेशन की बात नहीं करी। एवरीवन वाज पिन पॉइंटेड टू द सब्जेक्ट। आज मुझे बड़ा गर्व हुआ, रोहित राठौड़ जी मेरे साथ बैठे हुए थे जब मानिक जी लिख रहे थे, तो रोहित राठौड़ जी मुझसे पलट के पूछते हैं, सभी साइंटिस्ट हैं? और यकीन मानिए भूपेन भाई, आपकी तवज्जो चाहूंगा, यकीन मानिए मेंटो और मेंटो की जिंदगी में ये गौरवशाली है। आपकी टीम के एमएलएम लीडर को जिस दिन कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देखेगा कि ये व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, उस दिन पता लगता है आपका एजुकेशन सिस्टम वर्क है। और आज एक और गारंटी दे रहा हूं, बड़ी बोल्ड लाइन बोल के जा रहा हूं, जितनी कंपनी अपने प्रोडक्ट की आर&डी की गारंटी करती है ना, ये एक छोटे से संदर्भ से मार सकते हैं। हम नेगेटिविटी में यकीन नहीं रखते कंपटीशन में, एक लाइन से भी मार सकता हूं पूरी इंडस्ट्री को। जितने लोग अपने अच्छे प्रोडक्ट होने की बात करते हैं, उनकी सारी टीम ने मिलके भी उतनी किताबें टोटल नहीं पढ़ी जितने हमारे यहाँ के डायमंड लीडर मानिकराम वर्मा जी स्टेज से बता के पढ़े। सामने लेवल है और ये शुरुआत है। और इसीलिए मैंने कहा परमात्मा का कर्म है कुछ इस इंडस्ट्री पे, इस कंपनी पे, कि वो चाहते थे ये हो रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, पिन पॉइंटेड लीडरशिप भाई, 20 मिनट में एकदम एग्जैक्ट देना, और डॉक्टर साहब का एबीसी हो या गौरव चौहान जी का टोटल क्यूमुलेटिव हो, फायर हो, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीजों को बताया। अब हमने इस ट्रेनिंग का नाम रखा था RITP, रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें एक शब्द जोड़ा था, इंटेंस। अब मेरे को ये बात कल बतानी थी और मैंने कहा कि आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने कहा आज ब्रीफ कर देता हूं। कल से जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आउट ऑफ जोक बता रहा हूं, हैव अ ग्रेट स्लीप, अच्छी नींद लीजिए, ब्रेन बहुत फ्रेश चाहिए होगा। तो खाना भी लिमिट में खाइएगा क्योंकि चीजें बाउंस होंगी। और दारुशनाइन की जो नियत की बात त्यागी जी ने करी, भाटिया जी ने, एक मैंने इमेज देखी थी कहीं पे, एक बिल्ली बैठी है, सामने आईना रखा है और उस आईने में शेर दिख रहा है। ये देखी होगी बहुत से लोग। हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन पता क्या है? किसी ने समझा ये इमेज क्या बोलती है? यस सर, मतलब दुनिया की नजर में क्या हो इम्पोर्टेंट, खुद की नजर में आप क्या हो। एग्जैक्टली। आप दुनिया के लिए क्या हो और आपकी वास्तविकता क्या है, दुनिया की नजर में भी नहीं। दुनिया की नजर अलग चीज है। दुनिया की नजर में आप क्या हो और आपकी वास्तविकता क्या है, ये फर्क नहीं डालती। आप अपने आप को स्वयं की नजरों में कैसे देखते हैं, वो असर डालता है। दुनिया की नजर में वो बिल्ली थी, वास्तविकता में भी वो बिल्ली ही थी।
लेकिन जब वो बिल्ली आईना देखती थी तो उसको शेर दिखता था कि मैं शेर, मेरी आइडेंटिटी आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज लायन। अब उस तरह की बात करूंगा कि कल की ट्रेनिंग क्यों, क्योंकि जो कल ट्रेनिंग हम करेंगे पहले से बता के जा रहा हूं, कल शाम तक भी अगर कोई भी पूरी इंडस्ट्री का बंदा इस कंटेंट को कभी भी प्रूव कर देगा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने भी अपनी किसी ट्रेनिंग में डिलीवर किया है, तो मैं जिंदगी में उसके बाद कभी स्टेज पे नहीं चलता पूरी लाइफ। और मैं ऐसे कंटेंट कर देता हूं कांड। जब मैं इस इंडस्ट्री में 2018 में अपनी जितनी विकसित समझ है, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले मुझे लगता था जब इस इंडस्ट्री में आया मैं बहुत समझदार आदमी हूं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी तो पता लगा छोटे मोटा काम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी अकल है, अपने अनुभवों से थोड़ी हासिल करी है, बस बस बस। मुझे तो आ रही है यहां तक आवाज, वहां तक ना भी जा रही हो। जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और जो प्रोडक्ट लाइन हमने दारुजुनैन के लिए सेलेक्ट करी वो समस्त इंडस्ट्री के ऑपोजिट वेव थी। लोग मुझसे पूछते थे सर इतना कौन समझाएगा, इतना नहीं समझाना चाहिए, प्रोडक्ट वो होता है जो बिक जाए। ऐसे ही मेरे को लगा, उन्होंने कहा ऐसे प्रोडक्ट नेटवर्किंग के लिए नहीं बनते। मैंने ठीक है। आजकल किसी ने हमारी वेबसाइट देखी है? जब से वो नीली पीली हुई है, बढ़िया। मेरे को यूएस वाले बंदे का भी फोन आया कि यार योर वेबसाइट इज गुड, मर्चेंट नेवी में इंडियन है। उसने कहा कि यार मजा आ गया, अच्छा वेबसाइट पे आप लोगों ने काम किया, पूरा नहीं हुआ पर फिर भी हमने जितना किया अच्छा काम किया। हाँ जी, अरे बात तो पूरी करते हेलो कर ही दी थी। तो जब ये वेबसाइट मैंने सॉफ्टवेयर वाले को सबमिट करी तो उसने कहा आप खामखा ही अपनी टीम से इतनी मेहनत करवा रहे हो, ये हम ही ने डिजाइन किया, इन हाउस डिजाइनिंग है हमारी। तो मैंने कहा ये कर दिया, बस इंप्लीमेंट कर दे, लागू कर दे। तो उसने कहा ये जो सब आप कर रहे हो ना, नेटवर्कर को इतना नहीं चाहिए। अगर खामखा अमेजोन फ्लिपकार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, नेटवर्किंग में ऐसी थोड़ी ना वेबसाइटें चलती, नेटवर्किंग में तो पे आउट बनना चाहिए, बस बाकी काम हो जाता है। मैंने कहा यार मेरे लीडर जैसे है ना, जैसे मुझे दिखते हैं, ये अमेजोन भी यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट भी यूज करते हैं, तो हमारी साइट घटिया ही लगती होगी, तो कर दे इसको। ये मेरा सॉफ्टवेयर वाला समझा रहा था ये मत कर, मुझे मार्केट समझा रही थी ये प्रोडक्ट मत करो। मुझे बहुत से लीडरों ने समझाया कि ट्रेनिंग में ये विषय मत उठाओ। मैं शायद इस इंडस्ट्री का सबसे गंदे ट्रेनरों में आता हूँ, अच्छे नहीं आता ट्रेन गंदों में, क्योंकि जितनी वाहियात बातें मैंने अपने लिए सुनी है इतनी बहुत कम ट्रेनरों के लिए सुनी है, क्योंकि मीठा बहुत बोलते हैं। और मेरी एक जिद है, आदमी बदलेगा तो उसका फायदा होगा। अगर मेरी ट्रेनिंग में कुछ बोलने के बाद सेम रह गया तो मैंने उसका भी टाइम खराब कर दिया, अपना भी खराब कर दिया, और ये मुझे पसंद नहीं। मुझे मजे लेने पसंद है, किसी का टाइम खराब करना पसंद है। बहुत सिंपल है, तो मैं कुछ भी बोल देता हूं। ये तरीका भी बहुत से लोगों को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था, मैंने माना, लेकिन मैंने मुद्दे उठाए, मैंने इंडस्ट्री के मुद्दे उठाए, मैंने एसोसिएशन में भी मुद्दे उठाए, जो मेरे दिल को फील होता था मैं बोलता चला गया, रुका नहीं। इसका एक कारण है और वो बहुत डीप है, और ये कारण आप लोगों को अब समझना पड़ेगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मुझे जब बोला गया ना कि इस इंडस्ट्री में तो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तो मुझे इनको लगा कि एक मैं हूं जिसको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो एक बिल्ली है, इसको ये शेर दिखता है, और एक ये गधा है जो डायरेक्ट सेलिंग के शेर में बिल्ली दिखता है। वो लोग मुझे एहसास कराना चाहते थे कि जिसको तू शेर मान रहा है ये बिल्ली है, और मैं इस चीज का एहसास करे बैठा था कि ये जो शेर मुझे दिख रहा है ये बब्बर है, और मेरे को सब लोग कन्विंस कर रहे थे इसको बिल्ली मान ले। और मैं अपने स्टैंड पे रहा कि जब तक मैं जीवित हूं, और ये जन्म इसी के नाम है, इस जन्म में जो भी होगा कुछ भी कर लो, मेरा माइंडसेट सेट है, इसको तुम हिला नहीं सकते। मैं जब तक जीवित हूं मुझे डायरेक्ट
इनका शब्बा शेर ही लिखेगा, दिल्ली नहीं। तो मैंने वो हिम्मत कर दी, मैंने वो हिमाकत कर दी कि मैं वो प्रोडक्ट ले आया जिसके ट्रेडिशनल के भी पसीने छूटते थे। मैं इस इंडस्ट्री में लेके आया क्योंकि मुझे पता था इस इंडस्ट्री को, मेरे को लाखों लोग क्वेश्चन पूछते हैं इमेज कैसे चेंज होगी, इमेज कैसे चेंज होगी। अरे जिस दिन तुम्हारा कंज्यूमर तुम्हारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बिना किसी कमीशन के दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ के बात बोलेगा कि ये प्रोडक्ट यूज करिए, अच्छा इमेज केवल उस दिन बदलेगी, बाकी किसी चीज से नहीं। कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी बोलेगा तो इसकी इमेज बदलेगी, कुछ लोग बोलते हैं ऋतिक रोशन बोलेगा तो इसकी इमेज बदलेगी, कुछ लोग बोलते हैं आईएएस आईपीएस बोलेंगे तो इसकी इमेज बदलेगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है, बिल क्लिंटन बोल चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बोल चुके हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल चुका है। इस इंडस्ट्री की इमेज नहीं बदलेगी क्योंकि अब तक दार्जिलिंग से पहले तक कंज्यूमर नहीं बोला कि ये इंडस्ट्री अच्छी। और जब तक हम कंज्यूमर, हर एक यूजर खड़ा होकर एडवोकेसी नहीं करेगा ना कि जो कमाते हैं लीडरों को छोड़ो भाई, कंपनी प्रोडक्ट एक नंबर देती है, ये मैं भी कहता हूं। जब तक आम आदमी हमारे लिए चौराहे पर लड़ाई नहीं लड़ेगा, इस इंडस्ट्री की परसेप्शन नहीं बदल सकती। जब तक ये इंडस्ट्री प्रॉफिट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर उत्पाद को महंगा बेचती रहेगी और जब तक इसका डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज को सपोर्ट करता रहेगा कि भैया हमें कमाना है इसलिए मर्जी जितना महंगा कर दो, कस्टमर को लूट लो, तब तक ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। और ये बात हम जानते थे, इसलिए दार्जिलिंग ने सबसे पहला एक्शन लिया कि हम इस अवधारणा को बदलेंगे। प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऐसा आएगा कि यूजर हमारा एडवोकेट करेगा कि ये प्रोडक्ट होता है, भाई इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और आज वो कर रहे हैं। ये हमने पिछले 6 साल में साबित किया, राइट। फिर इन लोगों ने ट्रेनिंग्स के लिए बोला, तो मैंने हमेशा बोला कि मैं बच्चों के लिए रोड तैयार नहीं करता हूं, मैं रोड के लिए बच्चे तैयार हूं। रोड हाईवे मिले, उबड़ खाबड़ मिले, गड्ढे मिले या पहाड़ी मिले, मेरे बच्चे तैयार हैं चाहे कहीं किसी रोड पे। तो मैंने वो भी ट्रेनिंग में साबित करा। अब कल की ट्रेनिंग क्यों खास है मेरे लिए? कल मेरे ख्याल से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स बताऊं जो मैंने डेवलप करी हैं तो तकरीबन 300 पार है। 300 पार स्लाइड टोटल कंबाइंड। अब की बार 300 और अगर मैं जो कल पीपीटी डिलीवर करूंगा मेरे ख्याल से उसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 132 है और उनमें से कम 65 स्लाइड ऐसी होंगी जिससे फिर निकालूं तो एक नई पीपीटी बन जाएगी। तो ये एक पीपीटी तकरीबन 150 एक पीपीटी का कंटेंट होगा। और इस इंडस्ट्री ने कुल मिला के गारंटी करता हूं जो भी आना चाहेगा आ जाएगा, बात करनी कर लेंगे। इस इंडस्ट्री ने कंबाइंड भी इतना कंटेंट पिछले 28 साल में नहीं दिया। उसका कारण जानते क्या है? क्योंकि मैं सबके साथ इंटरेक्ट करता हूं, सबके साथ। उन्हें नेटवर्करों में बिल्ली तक भी नहीं दिखती। मैं कई बार बोलता हूं ना कि नेटवर्कर है यार, इसको थोड़ा इज्जत से देखो, ये कर सकता है, ये पढ़ सकता है, ये पैसा कमा सकता है, तो ये सीख भी सकता है। इसके आयाम खोलने चाहिए हमें। हम लोगों के पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। हमें आम आदमी जो अपने घर को छोड़ के हमारे साथ एक उम्मीद में आता है, अपनी ट्रेनिंग करके आता है, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई त्रिपुरा से आया, कल लोग तमिलनाडु से पहुंच रहे हैं, वो लोग भी तमिलनाडु से इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आ रहे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती,
जिनको पहले से ये पता है कि ट्रेनिंग हिंदी में होने वाली है। ये मजाक तो नहीं है, किसी भी प्रकार का मजाक नहीं है। वो जो 2 लोग आ रहे हैं उनके 38,000 रुपए की तो केवल फ्लाइट टिकट हुई। आज रात वो टैक्सी से अटेंड करेगा और कल यहाँ पे पेड सेशन अटेंड करेगा, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अलग थी साउथ की। इस एक ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए उस हस्बैंड और वाइफ का टोटल खर्चा तकरीबन 85,000 रुपए है। और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए वो लोग आज सुबह 3 बजे निकले और कल सुबह 7 बजे यहां रिजोर्ट पहुंचे। तब तक कंटिन्यूस जर्नी है उनकी। 28 घंटे की यात्रा, 86,000 लगा के वो आदमी उस भाषा में इस ट्रेनिंग को सुनने आ रहा है जिसको इस भाषा की समझ नहीं है, उसे आती ही नहीं। वैसे ट्रेनिंग की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे इतनी भी है कि 87,000 लगा के लोग 28 घंटे का वैसे है। लोग उत्तराखंड से आए हैं, लोग बंगाल से आए हैं, लोग यूपी से बहुत बड़ी तादाद आई है, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से लोग हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लोग हैं। और ये लोग अब तक इनमें बिल्ली भी नहीं देख पा रहे। मैं खुद से हाथी के पैर में सबका पैर, आपके यहाँ तो डायनासोर।